नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, आज का डेट है 10 नवंबर 2022 एंड डेली के प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप अगर इस पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां पे सीधा जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। बहुत समय ये न्यूज़ में देखने को मिलेगा। ये ऐसे तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ ही साथ आपका इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि कभी भी अगर डिजास्टर रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो यू शुड मेंशन दिस कॉन्सेप्ट। एनीवेज देख लेते हैं क्या। पहले तो देख लेते हैं यह न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया था एक 5 ईयर प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान और अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल। किस लिए भैया? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे द प्रपोजल ऑफ इंडिया बैक्ड कोएलिशन जो क्या है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, that is India backed coalition for disaster resilient infrastructure to be very specific, CRDI coalition for disaster resilient infrastructure। यह एक इंटरनेशनल फोरम है जिसको बैक किया जा रहा है बाय इंडिया एंड इसको लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल्स क्लाइमेट एक्शन समिट जो क्या 2019 को न्यूयॉर्क में हुआ था। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली में है और ये एक एंडेवर है जिससे लाया जा सकता है उन सारे कंट्रीज को एक साथ जो क्या सिमिलर रेंज दैट इज डिजास्टर प्रोन है, आप ये बोल सकते हो, एंड हर एक कंट्री हर दूसरे कंट्री से सीख सके, कुछ एक्सपीरियंस ले सके दैट वो अपने एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिजास्टर से कैसे बचा सकते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और इसका काम क्या है? इसका बेसिकली काम है दैट प्रमोट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन वेरियस फील्ड जैसे एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोफिजिक्स। यही नहीं, यह इवॉल्व हुआ है फ्रॉम इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक NGO था जिसको 1873 में क्रिएट किया गया था। ठीक है नाउ बाद में 1947 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लाया गया जिसमें फॉर्मली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। किस कन्वेंशन के थ्रू? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन। और वैसे ये कन्वेंशन अगर देख लीजिएगा 1947 में तो लाया गया था बट इट टुक इनटू इफेक्ट इन 1950 एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगन ऑपरेशन फॉलोइंग द ईयर एज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनियन सिस्टम। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देन से ये न्यूज लिया गया था रिगार्डिंग इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलिएंट अलायंस। देखिए एक्चुअली क्या है ना, स्पेन और सेनेगल ने अराउंड 30 कंट्री और 20 ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक साथ आ गए हैं और ये लोग लॉन्च करने वाले हैं इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलिएंट अलायंस। कहाँ? COP27 में, जिसका मेन एम है दैट दुनिया में जो है दुनिया भर की देश प्रिपेयर हो जाए दैट आने वाले समय जो ड्रॉट आने वाली कंडीशंस हो रही है उससे कैसे लड़ा जा सके। और ऑफ कोर्स इंडिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंट्री में क्योंकि इंडिया में भी अगर देख लीजिएगा ना देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ एरिया विच इज ड्रॉट प्रोन। इनफैक्ट बोला जा रहा है अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स देख लीजिएगा अराउंड 1/6 एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है ना हमारे देश का वो ड्रॉट प्रोन है, पता है। इनफैक्ट ये ऐसे एरिया है जहां पे एनुअली रेनफॉल 60 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। ड्रॉट ऐसा सीरियस सिचुएशन है, ऐसा सीरियस हैजार्ड हम बोल सकते हैं जो क्या लाइव स्टॉक को ही नहीं क्रॉप को दुगना मार देता है। आप देखिए लाइव स्टॉक क्रॉप कौन उगाते हैं या फिर कौन पालते हैं? किसान। तो अल्टीमेटली मार किसको पड़ता है? किसान को। आपको पड़ रहा है, मुझे पड़ रहा है नहीं, राइट, बट उनको डायरेक्टली पड़ता है। ठीक है, इनफैक्ट ये रैंक करता है अमंग द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज बट इंक्रीजिंग सो इन डेवलप्ड नेशंस टू। इनफैक्ट 2022 जो था ड्रॉट्स हमें देखने को मिला था बहुत सारे कंट्रीज में जैसे यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, चिले, है ना, उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले कंट्रीज में भी हमें देखने को मिला है ना। सो इससे ये तो पता चल गया था दुनिया में ऐसी कोई कंट्रीज नहीं है विच आर 100% प्रूफ टू दीज ड्रॉट कंडीशंस। नेक्स्ट,
MAC, दैट इज मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इस मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को स्पीयरहेड किया जा रहा है बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पार्टनरशिप कर रही है इंडोनेशिया के साथ। दो COP27 समिट जो कि इजिप्ट में कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें लॉन्च किया जा रहा है इसको, और कहा जा रहा है दैट आने वाले समय में फ्यूचर में मैंग्रोव्स फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन एफर्ट या फिर उसका रिस्टोरेशन एफर्ट को काफी ज्यादा एक्सेलरेट किया जाएगा। तो देखो, वैसे तो इसको शुरुआत किया UAE या इंडोनेशिया ने, बट आपको पता होना चाहिए मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में भी एक मेजर चंक ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। सो इंडिया में ही नहीं, डिफरेंट अदर कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका, दे आर आल्सो द इन दिस कैटेगरी, राइट। तो इसीलिए ये सारे कंट्री एक साथ आ गए हैं, इस मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के पार्टनर बन गए। मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको मैंग्रोव स्वैम्प्स भी बोला जाता है, राइट। और हम इसको ये एक इकोटोन एरिया है, आपने पढ़ा है ना, इकोलॉजी तो पढ़ा ही होगा क्लास में, तो हम लोगों ने पढ़ाया ही है ना। सो ये एक इकोटोन एरिया, एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वेटलैंड है जो कि एक इंटरटाइडल जोन में लाई करता है। इसकी बहुत ज्यादा खाने मतलब फायदे होते हैं, क्योंकि देखो मैंग्रोव के जो स्टेम है ना, उससे भी काफी ज्यादा फायदा होता है। मोर ओवर मैंग्रोव्स कैन बी इज एक्टिंग एज अ यू नो बफर जोन अगेंस्ट द सुनामी, हम लोग ये बोल सकते हैं। बहुत कुछ फायदा है इसके, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये ज्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल और लैटिट्यूड्स में ही हमें देखने को मिलता है। और हाँ, एक चीज लेकिन ये मैंग्रोव ट्रीज जो है ना, ये ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर बिल्कुल ही सह नहीं सकती है, इसीलिए तो इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में ही हमें देखने को मिलता है ना। फ्रीजिंग जोन अगर सह पाती तो अब तो ये पोलर रीजन में भी मैंग्रोव्स देखने को मिलता है ना। मैंग्रोव्स इंडिया में अगर बात करें तो अराउंड 0.15% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, जिसमें वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है ना। उसमें भी वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर देख लीजिएगा इंडिया में, वो है सुंदरबन में, जो कि एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके बाद है उड़ीसा के भितरकनिका वाले रीजन में, ठीक है। सो दिस इज फ्यू ऑफ द फैक्ट्स अबाउट मैंग्रोव्स इन इंडिया। नेक्स्ट, निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज़ है। ये है क्या न्यूज़, और ये पहले तो बात तो न्यूज़ में था क्यों, क्योंकि देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ग्रांट किया है इन प्रिंसिपल क्लियरेंस, जिससे डाइवर्जन किया जाएगा अराउंड ग्रेट निकोबार आइलैंड में अराउंड 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को डाइवर्जन किया जाएगा निकोबार प्रोजेक्ट के लिए। नाउ निकोबार प्रोजेक्ट है क्या? यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, पावर प्लांट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसीलिए यहां पे अराउंड 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। सो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है बेसिकली, ठीक है। इनफैक्ट कौन सा है? यह है अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ANIIDCO। इन्होंने कुछ कंसर्न जरूर रेज किया है। कंसर्न क्या है? ऑफ कोर्स यहाँ पे देख रहे हो ना, इतना पेड़ पौधा काटा जाएगा, तो अराउंड 8.5 लाख ट्रीज विल हैव टू बी कट इन ग्रेट निकोबार फॉर दिस प्रोजेक्ट। और यह पता है कितना है? 15% ऑफ द थिकली फॉरेस्टेड ग्रेट निकोबार आइलैंड का एरिया, विच इज़ ह्यूज। आप खुद सोचिए, अगर इतना फॉरेस्ट रीजन को काटा जाएगा तो कितना नुकसान होगा। बट हाँ, आप एक चीज बोल सकते हो, देखो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा ना, एयरपोर्ट होगा, पावर प्लांट होगा, एक टाउनशिप बैठेगा, मतलब कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं दैट फ्यूचर में इस रीजन में टूरिज्म प्रमोट होगा, है ना। ग्रेट निकोबार की अगर बात करें तो ये एक सदर्न मोस्ट आइलैंड है ऑफ निकोबार आइलैंड आर्किपेलागो। देखो ये एक निकोबार आइलैंड आर्किपेलागो है, इसके ऊपर अंडमान है। अब बताओ तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल लाई करता है? मैं आपको 4 ऑप्शन देख रहा हूं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या 11 डिग्री चैनल, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा ना। ग्रेट निकोबार की अगर बात करें, इट हैज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल। इनफैक्ट यहाँ पे एक ट्राइब्स रहते हैं विच आर शॉम्पेन ट्राइब, ये मंगोलॉयड ट्राइब है ना। और कहा जाता है दैट अराउंड 200 इन नंबर्स जो है ये इन फॉरेस्ट रीजन्स में रह रहे हैं, राइट। रिवर्स और स्ट्रीम्स जो है ना उसके आजू बाजू वाले रीजन में, है ना। नेक्स्ट, फोडर सेंट्रिक FPOs मतलब पता है ना क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्यों न्यूज में था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने डिसाइड किया है दैट ये प्रमोट करेगी FPOs, वैसे FPOs जो क्या फोडर सेंट्रिक FPOs है, जो क्या एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज करते हैं, है ना। तो इनको
बेसिकली प्रमोट किया जाएगा, एंड दिस विल बी अंडर द स्कीम ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs, और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बाई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर्म करेगी अराउंड 100 FPOs ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-2023। प्रीवियसली अगर देख लीजिएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, अच्छा चलो ये दिस पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट दो। NDDB के बारे में देख लेते हैं। NDDB बोले तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा फॉर्म किया गया था। इनफैक्ट इट इज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू बूस्ट फाइनेंस और सपोर्ट प्रोड्यूसर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द डेयरी इंडस्ट्री। इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कंस्ट्रक्ट किया गया था। यह इंप्लीमेंट करती है नेशनल डेयरी प्लान एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट G20 लोगो के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। बोला जा रहा है इंडिया इज सेट टू एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। इस कॉन्टेक्स्ट में एक लोगो को अनवील किया गया है, राइट और वो लोगो कौन सा है? यह वाला लोगो देख रहे हैं, दिस लोगो, राइट। तो इसमें देख रहे हो एक लोटस बना हुआ है, इसमें कितने सारे पिटल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 पिटल्स है ना? तो इसी लोगो के बारे में बोला गया दैट लोटस इंडिया का नेशनल फ्लावर जो है, इसके 7 पिटल्स हमने देखा, राइट, जो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7 कॉन्टिनेंट ऑफ ग्लोब को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, या फिर आप म्यूजिक के 7 नोट्स भी बोल सकते हैं। ये G20 एक वाइब्रेंट कलर है ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, है ना, सैफ्रॉन वाइट ग्रीन में। आप क्लियरली यह देख भी पा रहे हो, कहाँ गया ये देखो, G20 देख रहे हो ना, सैफ्रॉन ग्रीन वाइट, है ना। सो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में इसको रंग दिया गया है ओवरऑल। ठीक है ना। ब्लू अर्थ रिप्रेजेंट करता है इंडिया का प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इन परफेक्ट हार्मनी विद द नेचर। G20 की अगर बात करें, फॉर्म किया गया था 1999 में इन व्यू ऑफ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, और इसका एम था टू सिक्योर ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इसका प्रेसिडेंट रोटेट करते रहता है हर साल, राइट, और इसका काम को कोऑर्डिनेट किया जाता है बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ G20 कंट्रीज, और उनको कहा जाता है शेरपास। शेरपास एक नेपाली वर्ड है। शेरपा क्या होता है ना, जैसे आप अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाइएगा तो शेरपा विल हेल्प यू टू क्लाइंब द एवरेस्ट, राइट। सो उसी तरीके से वैसे जो कंट्रीज जो वर्क करती है, आई मीन कोऑर्डिनेट करती है इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग्स, तो दे आर कॉल्ड शेरपास, राइट। नूशू एक सीक्रेट लैंग्वेज है जिसको इंसानों मतलब मर्दों को नहीं पता बट औरतों को पता है ना। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन गया है? क्योंकि देखो रिसेंटली न्यूज़ था, एक्चुअली ये चाइना के ह्यूनान प्रोविंस में कुछ महिलाओं के द्वारा एक सीक्रेट लैंग्वेज बनाया गया था जिससे वो अपने कंडीशंस को एक दूसरे के साथ बयां कर सके खुलकर, राइट, है ना। सो नूशू एक 400 ईयर ओल्ड स्क्रिप्ट है जिसको इन्वेंट किया गया था टू अलाउ वुमेन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट मेन अंडरस्टैंडिंग। तो देखो ये एज सच एक न्यूज़ है, बट दिस न्यूज़ कैन ऑफन बी यूज्ड इन मेनी कंटेक्स्ट्स, है ना। देखो वुमेन एक एम्पावरमेंट के तहत आप ये बता सकते हो दैट चलो एक चीज़ है, राइट, कोडिफाइड लैंग्वेज से बात किया जाना चाहिए। तो अगेन दो इसको प्रमोट करना विल बी टफर थिंग, बट या still this is a very good language. Next, blue therapy. Blue therapy न्यूज़ में था, क्यों, यह है क्या? देखो 10 years रिसर्चर्स ने पहली बार 10 years में फाउंड किया गया था ब्लू स्पेसेस, दैट ब्लू स्पेसेस हम इंसानों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ब्लू स्पेसेस होता क्या है पता है? नेचुरल स्पेस जैसे ओशन, रिवर्स, पॉन्ड्स, फाउंटेन्स, यही सब तो है ब्लू स्पेस। अब आप जब भी रिवर्स में जाइएगा, फाउंटेन्स में जाइएगा, आपका दिल अच्छा लगता है क्या नहीं? माइंड को सुकून मिलता है क्या नहीं? सही बताइएगा, है ना, मिलता है ना। सो यही तो है ब्लू थेरेपी। अभी के समय में क्या हो रहा है ना, इंसान मोबाइल में ढल गया है, इंसान सिर्फ बड़े बड़े जगहों शहरों में रहना पसंद कर रहा है, तो इंसान का नेचर के साथ इंटरेक्शन जो है वो टूटता जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? इंसान का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो रहा है ना। एंड देयर इज ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस इंडिकेट्स दैट ह्यूमन हेल्थ, दोनों मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू द नेचर। ठीक है, सो वही ना,
ये पाया गया रिसर्चर्स के द्वारा दैट अगर आप नेचुरल सीनरी को जस्ट देखिएगा ना तो आपका जो ब्लड फ्लो है, ब्लड प्रेशर, ब्रेन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है ना। सो ये मोर ओवर बोला गया कॉन्टैक्ट विथ माइक्रोब्स इन द एनवायरमेंट कैन ट्रेन आवर इम्यून सिस्टम एज वेल, है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट में रहोगे तो माइक्रोब्स कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे अटैक करेंगे तो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम भी थोड़ा ज़्यादा सख्त हो जाती है उससे। तो ये सब तो खैर बोला गया है एंड दिस इज व्हाट ऑल अबाउट ब्रू थेरेपी। वी शुड नो अबाउट दीज काइंड ऑफ थेरेपीज। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों एमसीक्यूज के साथ। कल के एमसीक्यू जो पूछा गया था एक रिगार्डिंग विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लॉ कमीशन इज नॉट करेक्ट, सो द डी विल द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट जो लॉ कमीशन किया गया था ना वो 22nd लॉ कमीशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC recently seen in news is an outcome of which among the following? OECD का मीटिंग का आउटकम, IUCN का, COP या फिर G20? पता है ना फुल फॉर्म, तो इतना तो पढ़ ही लिया होगा यार। चलो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। आज आपके 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे, एक ये वाला, एक मिडिल ऑफ द क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, राइट। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।